नमस्कार दर्शकों, मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय, एक ज्योतिषी, आज आपके सामने लेके आया हूँ आपकी अदालत वाले श्री रजत शर्मा की जन्म कुंडली। इनका विश्लेषण करेंगे। ये क्या हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, सारा जगत जानता है। हम तो बस इनकी कुंडली का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पे, ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पे विश्लेषण करने वाले, ज्योतिष के प्रति जो गहरी अभिरुचि रखते हैं या ज्योतिष के जो जिज्ञासु हैं, उन्हें यह कुंडली अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। क्योंकि हम जन्म कुंडली के माध्यम से देखेंगे कि जो कुछ भी इनके जीवन में घटा है, हुआ है, जो इन्होंने पाया है, खोया है और जिस मुकाम पर यह पहुँचे हैं, वह क्या ज्योतिष उन रहस्यों को खोल पाता है। आइए देखते हैं इनकी जन्म कुंडली को। इनकी जन्म कुंडली कन्या लग्न की है और बुध पंचम भाव में शुक्र के साथ बैठा है, लग्न में बृहस्पति है और शनि और राहु तीसरे भाव में है, मंगल अष्टम में स्वग्रही है और सूर्य छठे भाव में। सूर्य कुंभ राशि में है। ऐसी अवस्था में जातक बेहद कर्मठ, साहसी, कुछ कर गुजरने वाली तमन्ना, एक विशेष तरह की जिजीविषा वाले होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में होता है और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल ही होता है। और मंगल कैसा है? मंगल साहसी है, निडर है, कर्मठ है, कुछ कर गुजरने की उसकी तमन्ना है, एक विशेष तरह का जिजीविषा है उसमें। अच्छा, इतना ही नहीं, इनका चंद्रमा भी चित्रा नक्षत्र में है और उसका स्वामी भी मंगल होता है। तो ये उस तरह के व्यक्ति हैं, जीवन को बहुत साहसी ढंग से, निडरता से, प्रश्न भी ये बहुत निडर होकर करते हैं। तो इनकी कुंडली इनके व्यक्तित्व के उस विशेष पक्ष को स्पष्ट करती है प्रथम दृष्टया ही। हम आगे बढ़ते हैं। क्या इनकी कुंडली में कोई वैसे योग हैं जो इनको इस शिखर तक ले गए, इस मुकाम तक ले गए? यश नाम कृति गान का जो परचम इन्होंने लहराया है, क्या इसे ज्योतिष दिखला पाता है? क्या ज्योतिष उसकी व्याख्या कर पाता है? मैं बराबर आपको कहता हूँ कि जब केंद्र त्रिकोण के संबंध होते हैं और ख़ास करके जब नवम दशम का संबंध होता है और जिसको हम लोग धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं, पराशर का मैं बराबर नाम लेता हूँ, मुनि पराशर, कि वह इस केंद्र त्रिकोण संबंध को कहते हैं कि ऐसा हो तो क्या कहने। ऐसा इनकी कुंडली में है क्या? आइए नज़र डालते हैं। इनका नौमेश क्या है? इनका नौमेश है शुक्र और इनका दशमेश क्या है? वह है बुध। ये दोनों एक साथ बैठे। कहाँ? पंचम भाव में। अच्छा, पंचम भाव में बैठे हैं, त्रिकोण का भाव है वह। यह शुभ युति, यह शुभ संयोग एक बहुत ही शुभ स्थान पे हो रहा है, वह पंचम भाव में हो रहा है। तो धर्म कर्माधिपति योग स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है, जो इन्हें इस शिखर तक ले गया। जब भी नवम दशम का संबंध होता है, व्यक्ति साधारण से असाधारण हो जाता है, व्यक्ति सामान्य से उत्कृष्ट हो जाता है। तो ऐसी ग्रहों का संयोग बोल रहा भी है इनकी कुंडली में। अच्छा, ये किस चीज़ की खाते हैं? यह अपनी वाणी, इनका स्वर, इनकी अभिव्यक्ति, इनका एक्सप्रेशन, यही इनकी आजीविका है। क्या यह सिद्ध होती है ज्योतिष से? आइए देखते हैं। मैंने कल कहा था
कि धन और कुटुंब का भाव होता है दो, लेकिन वह वाणी का भी भाव होता है, वह अभिव्यक्ति का भी भाव होता है, वह एक्सप्रेशन का भी भाव होता है। तो इनका जो दूसरे भाव का स्वामी है वह है शुक्र, और वह कहाँ बैठा है? वह पंचम भाव पे बैठा है। उस पे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो जातक की अभिव्यक्ति, इनका एक्सप्रेशन, इनकी आवाज़ इन्हें विलक्षण बनाती है, और यही उनकी आजीविका बन गई, क्योंकि यह क्षेत्र उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है। दूसरे भाव का स्वामी पंचम में होना, उस पर बृहस्पति की दृष्टि का होना, और ये भी बहुत कम हंसते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि यदि शनि, कमजोर शनि की दृष्टि लग्नेश पर पड़ जाए तो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा कम हंसता है। इनको कभी कभी आप व्यंग से मुस्कुराते देख सकते हैं। ये दूसरे को हंसा देते हैं, लेकिन अपने बिल्कुल चुप से रहते हैं। क्या इसकी ज्योतिषीय व्याख्या हो सकती है? हो सकती है ना। मैंने कहा कमजोर शनि, शनि जब मंगल के घर में वृश्चिक राशि में बैठा है और वह अपनी तीसरी दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से लग्नेश को देख रहा है, तो इनकी मुस्कुराहट थोड़ी कम होती है। अच्छा, ये बड़े बड़े लोगों से ही इनका वह जो आपकी अदालत में जो लब्ध हैं, प्रतिष्ठित हैं, जो फेमस हैं, जो जिनकी अजीब तरह की ख्याति है, बड़े पद पर हैं, उनको यह आपकी अदालत में बुलाते हैं, उनसे कड़े कड़े तीक्ष्ण प्रश्न पूछते हैं। तो राज संबंध नाम का योग इनकी कुंडली में होना चाहिए। हमने इसके पहले भी चर्चा की है कि जब कोई आत्मकारक ग्रह कौन, जो अपनी राशि में सबसे अधिक डिग्री में है, उसको हम कहते हैं आत्मकारक ग्रह। उसका संबंध यदि पंचम भाव से हो जाए और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक के बड़े बड़े लोगों से, सम्मानित लोगों से, बड़े पद के लोगों से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, अभिनेताओं से संबंध होते हैं। तो ये दिख रहा है इनकी कुंडली। देखिए, इनकी कुंडली में लग्नेश कहाँ है? पंचम भाव में। और पंचम भाव जो पंचम भाव है, उस भाव में इनका जो सबसे अधिक अंश वाला, सबसे अधिक डिग्री वाला, वो बुद्धि ही है। बुद्धि या शुक्र में से कोई इनका सबसे, जो दोनों पंचम भाव में बैठा है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। तो राज संबंध जिसकी हमने चर्चा की, राज संबंध योग की हमने जिसकी चर्चा की, वह तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। इनकी कुंडली में नौमांश की यदि हम चर्चा करें तो बृहस्पति अपनी राशि में बैठा है, चंद्रमा वर्गोत्तम है, चंद्रमा तुला राशि में लग्न कुंडली में भी है और चंद्रमा तुला राशि नौमांश में भी है। इनका शनि जो बहुत अच्छा नहीं है लग्न कुंडली में, वह नवम भाव का स्वामी होकर अपने ही घर में बैठ गया है। यह एक बहुत अच्छा योग है और इसीलिए शनि की महादशा इनकी अच्छी गुजरी होगी। अब मैं इनकी महादशा पे थोड़ा विचार करता हूँ। इनकी महादशा में जो राहु है वह 1959 से 1977 तक, 59 से लेकर 77 तक राहु की महादशा चली है। राहु तीसरे भाव में है, तीसरे भाव का राहु अच्छा नहीं होता है। ये अतिशय संघर्ष का काल है। इसका दर्द, इसकी पीड़ा, इसकी त्रासदी यदि आपको पूछनी है तो आप रजत शर्मा से ही पूछ लीजिए। यह काल इनके जीवन का अतिशय संघर्ष वाला, अतिशय पीड़ा वाला, अतिशय कष्ट वाला काल है ये। बृहस्पति की महादशा 1977 से 1993 तक है। बृहस्पति इनकी कुंडली में नौमांश में अच्छा हो गया है, तो यह काल इनके लिए, इनको स्थापित करने वाला होगा, इनको उस मुकाम तक पहुंचाने में, रास्ते में मदद करने वाला होगा। ये काल इनका अच्छा होगा।
शनि, इसके बाद शनि की महादशा शुरू हुई 1993 से लेकर 2012 तक। शनि इनके नवमांश में नवम भाव का स्वामी है, भाग्येश होकर है, वो स्वग्रही बैठा है। और नवमांश में ऐसी स्थिति होने के कारण यह काल इनके लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से, संपत्ति संग्रहण के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहा होगा। ख्याति के दृष्टिकोण से भी यह बहुत अच्छा रहा होगा। इनके भाग्य के दृष्टिकोण से भी यह महादशा अच्छी रही होगी। अभी ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ महादशा से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका लग्नेश है बुध, वह अपने मित्र के भाव में, अपने मित्र के साथ पंचम भाव में बैठा है और बृहस्पति की उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। और नवमांश में भी वह अपने मित्र के घर लग्न में ही बैठा है। यह आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्वर्णिम काल है, उससे आप गुजर रहे हैं। और यह जो दशा है यह 2029 तक चलेगी। आने वाली महादशा 2029 से लेकर 2036 तक चलेगी, वह केतु की महादशा है। केतु की महादशा अच्छी नहीं होगी, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नवम का केतु अच्छा नहीं होता और स्वास्थ्य आपका प्रतिकूल हो सकता है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आप स्वस्थ रहिए। आपने लोगों को बहुत बहलाया है, आपने आपकी अदालत के माध्यम से खास करके आपने एक समाज को एक विशेष तरह की तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। जब भी किसी खास तरह का संशय किसी व्यक्ति विशेष के बारे में होता है तो वो आप आपकी अदालत में उसकी पूरा व्यक्तित्व खोल देते हैं। उससे वह कैसा है, वह कैसा व्यक्ति है, कठोर प्रश्नों के माध्यम से आप उसके पूरे व्यक्तित्व को खोल देते हैं। आपके इस रचना धर्मिता के लिए आपको नमन है। और मुझे दर्शकों से अनुरोध भी करना है, निवेदन भी करना है, क्रमबद्ध प्रार्थना भी करनी है कि मेरी कुंडली विश्लेषण यदि आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना स्नेह मुझे लगातार अनवरत निरंतर देते रहिए। आपका नमन है। आपको बहुत बहुत नमस्कार।